नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। कोरोना वैक्सीन आने की खबर से जब कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर दूर होता हुआ नजर आ रहा था, ब्रिटेन में वायरस के नए रूप ने एक बार फिर से अब पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जिसे बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। कई देशों ने पहले ही यूके जाने वाली सारी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। भारत में भी ब्रिटेन के वायरस के नए रूप को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। उससे पहले आने वाली फ्लाइट्स के हर पैसेंजर के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बताया था कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले ही तुलना में 70 से 80% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। वहीं इस बात के भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वैक्सीन पुराने स्ट्रेन की तुलना में नए स्ट्रेन पर कम प्रभावी होगी, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि वायरस को लेकर जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक सावधानी बरतनी ही सही है। वहीं कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक से बढ़ रहे हैं और वह फिर से लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ब्रिटेन में कोरोना का स्ट्रेन पाया गया है जिसको लेकर ब्रिटेन की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, तो क्या लगता है आपको सबको कितना सचेत होना होगा? वो तो उन्होंने जो नया स्ट्रेन पाया गया वो एक नहीं 7-8 देशों में पाया गया। इटली है, ब्रिटेन है, डेनमार्क है, क्या नाम है, नीदरलैंड है। इन सब में स्ट्रेन पाया गया। इस स्ट्रेन को देखा गया जो नया स्ट्रेन है वायरस का, वो 70% ज्यादा संक्रमक है। जैसा आपने बताया, उसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है, ट्रांसमिशन रेट है, वो नॉर्मल कोविड वायरस से 70% ज्यादा है। तो इसका मतलब है वो ज्यादा इन्फेक्ट करेगा। और हमारी जो जनसंख्या भारत की वो 135 करोड़ है। सोच सकते हैं कि कई बड़े देश हमारे देश में आ सकते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हमें संभाल के रखना है, अगर इसमें कोई नया वायरस का स्ट्रेन आ जाता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है, तो हमारा इन्फेक्शन की दर बहुत बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली अगर इन्फेक्शन की दर बढ़ेगी तो कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज्यादा होंगे और हो सकता है डेथ रेट भी बढ़ जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, तो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, नंबर ऑफ बेड्स की जरूरत बढ़ जाएगी, ICU बेड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वेंटिलेटर्स की बढ़ेगी, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर जो लगातार पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं, वो लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं, उनकी आवश्यकता बढ़ेगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि जब तक इसके बारे में पूरी सुनिश्चित स्टडी ना आ जाए तब तक हमें इस स्ट्रेन पे जो फ्लाइट से हम रोक देनी चाहिए, सो दैट ये नया वायरस, जैसे पहले हमारा इंपोर्ट हुआ था, लोकल ट्रांसमिशन बोलते हैं जब कोई चीज बाहर से आती है, तो पहले हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो गलती करी उसको दोहराए ना, उसको वहीं पर रोक दें और जो हमारी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने से बचा जा सके। जी सर, कोरोना काल से अभी हम उभरे भी नहीं थे और अब ये कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? तो जैसे मैंने बताया कि घातक तो अभी नहीं पता लगा, अभी तो उसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत है, कि अभी नया स्ट्रेन है, अभी कुछ दिनों से इस पे हम जांच कर रहे हैं। वैसे म्यूटेशन बहुत होती रहती है वायरसेस में, बहुत कॉमन है नॉर्मल वायरसेस में म्यूटेशन होना। लगभग अभी कोविड वायरस में लगभग 12,000 छोटी बड़ी म्यूटेशन हो चुकी हैं। तो म्यूटेशन ऐसे जो जितने भी कोल्ड वायरस होते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे अलग बर्ड फ्लू हो, ऐसे बहुत सारे वायरसेस आते हैं, इनमें छोटी म्यूटेशन होती रहती हैं। उन म्यूटेशन को हम जेनेटिक शिफ्ट ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो उनमें वैक्सीन कारगर रहता है और उसमें हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती। अगर इसमें कोई बड़ा जीनोम चेंज हो जाए, बड़ी म्यूटेशन हो जाए, मतलब DNA का या RNA का बहुत बड़ा पार्ट चेंज हो जाए, तो फिर होता है जेनेटिक शिफ्ट हो जाए, उसको बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट। तो उन केसेस में हो सकता है वैक्सीन चेंज करने की जरूरत पड़े, लेकिन अभी ऐसा कोई बड़ा खतरा सामने नहीं आ रहा कि हमें वैक्सीन चेंज करना पड़ेगा या इलाज के लिए जो एंटीवायरल ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं होंगे, जैसे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, टोक्लिजुमेब है, ऑक्सीजन है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो इफेक्टिव है वो इस वायरस के संक्रमण में भी इफेक्टिव रहेंगी। हाँ, लेकिन अभी कुछ और रिसर्च की आवश्यकता है इसमें। जी सर, क्या लगता है आपको जनता और शासन प्रशासन को किस तरह से अभी और सचेत होना चाहिए?
तो सचेत यही सबसे बड़ी बात, तो हमें नए वायरस के बारे में अभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उस पर स्टडी होनी, रिसर्च करनी है। अभी जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत सारी अभी भी ऐसी है जो वल्नरेबल जनसंख्या है, जिसको भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अगर 10% से लेके मैक्सिमम 30% तक उम्मीद है सीरो कन्वर्जन हुआ है, कहीं कहीं 40% सीरो कन्वर्जन हो गया, तो इसका मतलब 90% से लेके और 60% तक जनसंख्या ऐसी है जो देश के विभिन्न पार्ट्स में जो वल्नरेबल है, जिसको वर्जिन है, जिसको भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे उनमें इन्फेक्शन होता रहेगा। तो इसलिए उन सब लोगों को पुराने जो हम लोग जो प्रिकॉशन ले रहे थे कि मास्क लगाना है, हमें भीड़ भाड़ इलाकों में जाना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, बार बार हैंड वॉशिंग करनी है, तो ये सारे अगर बचाव करते रहेंगे तो पुराने वाले कोविड से भी बचे रहेंगे। और अगर नया वायरस स्ट्रेन आ भी गया, बिकॉज ये इसको रोकना बहुत मुश्किल है, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद आएगा। अगर इतनी तेजी से फैल रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हो जाएगा, वायरस को आप रोक नहीं सकते किसी भी पार्ट्स में, तो उसको भी बचाएगा। तो इसलिए अभी हमें जैसे लोगों में डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, लोगों ने भीड़ भाड़ इलाकों में जा रहे हैं, आप बाहर जाके मार्केट में देखिए कोई मास्क लगा के मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो उसे नाक के नीचे किया होगा। तो जो डर खत्म हो गया है वो शायद मुझे लगता है अभी खत्म होने की जरूरत नहीं है। अभी हमें 5-6 महीने कम से कम इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जब तक कि हार्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, जब तक कि हम सब लोग जो जितने वल्नरेबल लोग उनको वैक्सीन ना लग जाए, तो जब तक ये सब चीजें नहीं सुनिश्चित हो जाए, कोई अच्छे एंटीवायरल ड्रग ना जिन्हें उनकी रिसर्च हो पाए, तो जब ये सब चीजें आ जाएंगी तब शायद हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अभी हमें इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो आने वाली कोरोना वैक्सीन है वो कितनी कारगर साबित होगी? हाँ, अफरीन जी, बहुत अच्छा सवाल है। कोरोना वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, जो जैसे मैंने बताया कि हम लोग डब्ल्यूएचओ भी कहता है, हम लोग कहते हैं कि अगर कोई वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव है तो वो सक्सेसफुल मानते हैं। जितनी वैक्सीन अभी आई है, चाहे एस्ट्राजेनिका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो, या भारत बायोटेक की वैक्सीन हो, या स्पुतनिक वैक्सीन हो, मॉडर्ना हो, फाइजर हो, जॉनसन हो, ये बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी हैं और इनको लोकल या इमरजेंसी ट्रायल लगभग 12 वैक्सीन को मिल चुका है। अगर इंडिया को छोड़ दें तो दुनिया के विभिन्न देशों में 12 जगह इनको अप्रूवल मिल चुका है, इमरजेंसी अप्रूवल। तो इनकी इफेक्टिविटी या एफिशिएंसी की बात करें वो 70% से लेके 95% तक है, जिसको हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और वैक्सीन भी कई तरह की बनाई गई है, खाली एक तरह की नहीं है। उसमें कुछ स्पाइक प्रोटीन से बनी है, कुछ होलसेल से बनी है, कुछ बाहर के एनवलप जो कवर करता है उससे बनी है, कुछ जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए उससे बनी हुई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, या कुछ लाइव वायरस को एटीन्यूट करके बनाई गई है, तो ऐसा नहीं है कि नया स्ट्रेन आ भी जाएगा तो सारी वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाएंगी। अगर कुछ होगी भी तो जो स्पाइक प्रोटीन जो है उसमें म्यूटेशन बहुत देखे जा रहे हैं। तो अगर ऐसी वैक्सीन जो स्पाइक प्रोटीन के बेस पे बन रही है तो हो सकता है उसको हमें साल 2 साल या 3 साल बाद चेंज करना पड़े। लेकिन अभी इमीडिएट कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सारी वैक्सीन इफेक्टिव है, सारी वैक्सीन अच्छी है। बस हमें वेट करना चाहिए कि शायद इसी हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का जो डीसीजीआई है वो अप्रूवल दे देगा 1 या 2 वैक्सीन को। और जनवरी के शुरुआत में, मतलब जो नया ईयर आएगा वो हैप्पी हेल्दी न्यू ईयर आएगा हम सबके लिए, शायद कोविड से मुक्ति का ईयर आएगा। और अगले महीने से वैक्सीनेशन की ड्राइव, मास वैक्सीनेशन की ड्राइव ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो सकती है। जी सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं? नहीं, वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं। हर जितनी वैक्सीन अवेलेबल है दुनिया में सबके साइड इफेक्ट्स होते हैं। 2 तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक लोकल होते हैं, दूसरे सिस्टमिक होते हैं। एक तरह कॉमन होते हैं, दूसरे रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। अगर लोकल की बात करें तो लोकल जहां पे हम वैक्सीन लगाते हैं तो वहां पे लोकल रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, वहां पे पेन होना, ये नॉर्मल है और 1 से 2 दिन में डिसअपीयर हो जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सिस्टमेटिक कि हल्का फीवर होना, बॉडी एक होना, मैलेज होना, जॉइंट पेन होना, फीवर विद चिल्स आना, इस सिस्टमिक या जैसे कोविड बीमारी जैसे लक्षण उत्पन्न होना, तो माइल्ड लक्षण होते हैं, वो भी 3-4-5 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कभी होता है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, एलर्जी माइल्ड एलर्जी या कभी कभी सीवियर एलर्जी हो जाए, जिसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि 0.001% केसेस में, किसी भी वैक्सीन हो सकता है, कोविड वैक्सीन में नहीं, उन लोगों में क्या हो सकता है कि सडनली जो है ये रिएक्शन होने की वजह से इडिमा हो जाए, सोलिंग हो जाए गले में, हमारा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाए, या सांस में तकलीफ हो जाए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाए। तो ऐसे लोगों को हमें इमरजेंट रिससिटेशन और डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जब कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, किसी तरह की, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो या नॉन कोविड वैक्सीन हो, उसको हमें ऐसी जगह लगवाना चाहिए
ऐसे क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे, हेल्थ केयर सेंटर पे, मोबाइल वैन में, ऐसी जगह जहाँ पे सारी सुविधाएं हों, या अगर हम मास इम्यूनाइजेशन ड्राइव चालू करेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स में, होटल्स में, हो सकता है बैंकेट हॉल्स में हम लोगों को मास ड्राइव करनी पड़े, तो वहां पे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ दोनों ट्रेंड, और साथ में इमरजेंसी रेसिस्टेंट किट, जी जिसमें सर, चाहे हम वो सबको अब अम्बू जो ये हो। नया स्ट्रेन आया है इससे बचने के लिए क्या खास तैयारी करनी चाहिए? नहीं, इसकी बचने की सबसे अच्छी तैयारी जो होती है, जो वैक्सीन है, जो इन्फेक्शन जहां उसको वहीं रोक दिया जाए। मींस अगर कोई इन्फेक्शन बाहर से आ रहा है, पता लग गया हमें जो कुछ संक्रमित देश है जहां मिल चुका है स्ट्रेन, 7-8 देश है, तो उन देश की फ्लाइट्स को इमीडिएटली या तो बंद कर देना चाहिए, या जितने लोग भी आ रहे हैं मजबूरी में, अगर कोई इमरजेंसी में इसको आना पड़ रहा है, उसको 14 डेज का क्वारंटाइन चलिए, बहुत बहुत एयरपोर्ट के शुक्रिया पास सर, करना चाहिए, ये और उनके तमाम जानकारी हमारे साथ आरटीपीसीआर साझा और करने के लिए, स्प्रेड हमारे साथ टाइम अपना निकालने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी को लेकर फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।